Number 38 ढींगरा बुक से complications of the sinusitis. As long as the infection is confined only to the sinus mucosa, it is called sinusitis. ठीक है, अगर सिर्फ sinus mucosa में complications arise करेंगे जब infection spread करेगा, फैलेगा beyond the bony wall of the sinus, ठीक है, उससे भी आगे. तो 38.1 इसमें जो है ना complications हैं paranasal sinuses की और infection की. लोकल आपने याद रखना है कि म्यूकोसील हो सकता है या म्यूकोपायोसील. म्यूकस रिटेंशन सिस्ट बन सकती है अगर पैरानेजल साइनस का इन्फेक्शन हुआ है. ओस्टियोमाइलाइटिस में आपने याद रखना है कि ज़्यादातर हमारी फ्रंटल बोन इन्वॉल्व होती है और उसके बाद मैक्सिला. अब ऑर्बिटल क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं. प्री सेप्टल इन्फ्लामेटरी इडीमा हो सकता है आईलिड्स का. सब पेरीओस्टियल एप्सिस. ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस या ऑर्बिटल एप्सिस मैंने आपको पिक्चर्स में भी दिखाया पिछले लेक्चर्स में. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम हो सकता है. ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम. इसके अलावा इंट्राक्रेनियल में आपने याद रखना है मेनिंजाइटिस हो सकता है पेशेंट को. एक्स्ट्रा ड्यूरल एप्सेस, सब ड्यूरल एप्सेस, ब्रेन एप्सेस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. कुछ डिसेंडिंग इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं पैरानेजल साइनस की इन्फेक्शन की वजह से और कुछ फोकल इन्फेक्शन. अब यहाँ पे ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई गई हैं साइनोसाइटिस की. यहाँ पे देखिए ब्रेन एप्सिस बन गया है. ये पायामेटर है, एरेक्नोइड ड्यूरामेटर, ये ब्रेन एप्सिस है. ये स्किन है हमारी, फिर पेरिओस्टियम में ये फ्रंटल बोन है, ठीक है. ये सब ड्यूरल एप्सिस भी बन सकती है. इसके अलावा पॉट्स पफी ट्यूमर बन सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एप्सिस बन सकती है. ये सारी साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस है. तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. सबसे पहले लोकल कॉम्प्लिकेशंस की डिटेल है कि म्यूकोसील या पैरानेजल साइनसेस जो हैं उनकी म्यूकोसील और म्यूकस रिटेंशन सिस्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे. वो साइनसेस जो मोस्ट कॉमनली म्यूकोसील की वजह से अफेक्ट होते हैं वो इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से. सबसे पहले फ्रंटल होता है, देन एथमोइडल, मैक्सिलरी, फिर स्फीनोइडल. इनमें मतलब म्यूकोसील बन सकती है. अब दो तरह के व्यूज़ होते हैं इन द जेनेसिस ऑफ म्यूकोसील. एक तो अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है साइनस ओस्टियम की, उनकी ओपनिंग की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसकी वजह से सिक्रेशंस वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही होंगी, स्लोली स्लोली वो एक्सपेंड कर रही होंगी साइनस को और बोनी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी. नंबर 2 सिस्टिक डायलेशन हो जाए हमारे म्यूकस ग्लैंड ऑफ द साइनस म्यूकोजा में, यानी म्यूकोजा है ना साइनस का, उसमें ग्लैंड्स हैं, उनकी सिस्टिक डायलेशन हो जाए. क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है. अब इस तरह के केस में जो वाल होती है म्यूकोसील की वो नॉर्मल साइनस म्यूकोजा के साथ सराउंड हुई भी होगी और कंटेंट जो होंगे वो म्यूकोसील के बिल्कुल स्टेराइल होंगे. फ्रंटल साइनस की जो म्यूकोसील होती है, जो अगर हम इस फिगर में भी देखें तो ये जो फ्रंटल साइनस की म्यूकोसील होती है इसमें देखिए स्वेलिंग हमें मिडिल कैंपस ऑफ द लेफ्ट आई पे नज़र आ रही है. तो ये ज़्यादातर प्रेजेंट करती है सुपीरो मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द ऑर्बिट 90% ऑफ द केसेस में और डिस्प्लेस कर जाएगी आईबॉल को, मतलब डिस्प्लेस करेगी फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरली. देखें आईबॉल आ गया है. अब ये स्वेलिंग सिस्टिक होती है, नॉन टेंडर होगी, याद रखिएगा नॉन टेंडर. एग शेल क्रैकलिंग इसमें एलिसाइट हो सकती है. कभी कभार जो है ना प्रेजेंट करेगा ये सिस्टिक स्वेलिंग की तरह इन द फोरहेड में, यानी कि 10% केसेस में. वैसे 90% यहाँ पे सुपीरो मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द ऑर्बिट में और 10% कहाँ पे होगा सिस्टिक स्वेलिंग इन द फोरहेड. पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसको माइल्ड और कभी कभार इंक्लूड करेगा कि उसको हेडेक है, डिप्लोपिया, प्रोप्टोसिस. इमेजिंग जब हम करेंगे फ्रंटल साइनस की तो उसमें क्लाउडिंग मिलेगी हमें, साइनस की क्लाउडिंग, और उसमें स्केलॉप्ड आउटलाइन जो है ना वो बिल्कुल लॉस हो जाएगी. सो टिपिकल ऑफ दी नॉर्मल फ्रंटल साइनस जो उसकी आउटलाइन होती है वो नहीं रहेगी. तो अगर हम इसमें देखें फिगर में ये देखिए दिखाया गया सिटी स्कैन म्यूकोसील का इन द लेफ्ट फ्रंटो एथमोइडल रीजन, ठीक है. ये बन गई है, ये फ्रंटल साइनस है और यहाँ पे ये फ्रंटोसील बनी है म्यूकोसील. तो इसमें देखिए लेफ्ट आई बॉल जो है इसको नोट करें वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड और लेटरली जो है डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है. ट्रीटमेंट इसमें होता है कि हम फ्रंट एथमोइडेक्टोमी करेंगे, फ्री ड्रेनेज ऑफ द फ्रंटल साइनस की इनटू द मिडल मिएटस के अंदर ड्रेनेज करेंगे. दूसरा होता है एथमोइड साइनस का म्यूकोसील. अब एथमोइड साइनस में अगर हो जाता है म्यूकोसील तो वो भी हमारी एक्सपेंशन करवा देगा हमारी मीडियल ऑफ वॉल ऑफ द ऑर्बिट को और आई बॉल को फॉरवर्ड की तरफ और लेटरली डिस्प्लेस कर देगा. इसके साथ साथ ये बल्ज करवा देगा हमारे मिडल मिएटस ऑफ द नोज़ में, ठीक है. मिडल मिएटस की जगह पे नोज़ में अंदर बल्जिंग हो जाएगी. म्यूकोसील हमारे एथमोइड का जो है ना उसको हम इंट्रानेजल ऑपरेशन के थ्रू ड्रेन करेंगे. एथमोइडल जो बल्ज होता है उसको हम अनकैप करेंगे और फ्री ड्रेनेज इस्टेब्लिश करेंगे. कभी कभार हमें इसमें एक्सटर्नल एथमोइड ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ठीक है. इसके अलावा आता है देन म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ द मैक्सिलरी साइनस. अब ये कैसे प्रेजेंट करेगी? ये एक रिटेंशन सिस्ट होगी जो कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुई है. ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की हुई है? डक्ट ऑफ द सीरोम्यूसिनस ग्लैंड जो है वो डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है और ये ज़्यादातर बोन इरोजन नहीं करवाएगा, ठीक है.
अब ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग हमें रेडियोग्राफी मिलती है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं होता एसिम्प्टोमेटिक रिटेंशन सिस्ट के लिए, और ये खुद ही रिग्रेस कर जाएंगी खुद ही टाइम के साथ। देन है म्यूकोसील ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। ये जो अभी पढ़ा ये म्यूकस रिटेंशन सिस्ट थी। अब ये म्यूकोसील अगर हो जाए मैक्सिलरी साइनस का तो ये क्रोनिक साइनस इन्फ्लामेशन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जब इसकी जो ओस्टियम होती है ओपनिंग उसकी वो ब्लॉक हो जाए। अब साइनस जो है वो फिल हुआ होगा म्यूकस के साथ और उसकी बोनी वॉल एक्सपेंड होती जाएंगी एक्सपेंसाइल प्रोसेस की वजह से। सीटी स्कैन और एमआरआई भी हेल्प करेगा डायग्नोसिस में। पोलिप, ट्यूमर या ट्रोमा जो है ना हमारे मिडल मीएटस में, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है साइनस की ओस्टियम को और इसकी वजह से म्यूकोसील बना है। ठीक है, पोलिप, ट्यूमर या ट्रोमा। देन स्फीनोइड साइनस का भी म्यूकोसील होता है या स्फीनोएथमोइडल म्यूकोसील। ये अराइज करता है स्लो एक्सपेंशन हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए हमारे स्फीनोइड एंड पोस्टीरियर एथमोइडल साइनसेस की। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम के होंगे, यानी हमारी क्रेनियल नंबर 3, 4th क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व ये इन्वॉल्व होंगी, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, 5th नर्व। तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, क्योंकि ये यहाँ से पास करती है, ये सारी इन्वॉल्व होंगी। या ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम हो सकता है जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल सिंड्रोम ही होता है, विथ एडिशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑप्टिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल भी हो रही है, तो उसको हम कह देंगे ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम, अगर ऑप्टिक और मैक्सिलरी भी साथ में हो रही है, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल। एक्सोफ्थेल्मोस याद रखिएगा होगा पेशेंट को स्फीनोइड साइनस वाले म्यूकोसील में ऑलवेज प्रेजेंट होगा, और पेन जो है वो ऑर्बिट की तरफ या फोरहेड की तरफ लोकलाइज्ड होगा। कुछ जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि उनको हेडेक है ओसिपिड वाले या वर्टेक्स रीजन में। ट्रीटमेंट है कि हम एक्सटर्नल एथमोइडेक्टोमी करेंगे स्फीनोइडेक्टोमी के साथ। ठीक है, एक्सटर्नल एथमोइडेक्टोमी करें स्फीनोइडोटोमी के साथ। एंटीरियर जो वाल होती है हमारे स्फीनोइड साइनस की उसको हमने रिमूव करना है, सिस्ट की वाल को अनकैप करना है और फ्लूइड के कंटेंट को बाहर निकाल देना है, इवैक्यूएट करना है। पायोसील या म्यूकोपायोसील ये बिल्कुल सिमिलर होता है म्यूकोसील की तरह, लेकिन इसके कंटेंट आपने याद रखने पस वाले होते हैं, परूलेंट होते हैं, तो ये इन्फेक्शन करवा सकता है म्यूकोसील का या किसी और साइनस का। यानी ये हुआ क्यों है, जब इन्फेक्शन हुआ है म्यूकोसील का या साइनसिस का, किसी भी साइनस का इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से पायोसील या म्यूकोपायोसील बन जाएगा। एंडोस्कोपिक सर्जरी ने रिप्लेस कर दिया एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑफ द साइनसिस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल म्यूकोसील और म्यूकोपायोसील्स ऑफ द वेरियस साइनसेस। अगला हमारा टॉपिक है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, हमें पता है कि अगर बोन मैरो का इन्फेक्शन हो जाए उसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स का क्वेश्चन होता है फेवरेट, तो इसको याद रखिएगा कि हमने ऑस्टियाइटिस से डिफ्रेंशिएट करना होगा। ऑस्टियाइटिस क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाए हमारी कॉम्पैक्ट बोन का, ऑस्टियाइटिस, लेकिन बोन मैरो का इन्फेक्शन हो तो ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है ना वो साइनस इन्फेक्शन के बाद हो जाता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, और ये हमारे मैक्सिला या फ्रंटल बोन के साइनसेस का अगर हो तो उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। अब मैक्सिला का सबसे पहले ऑस्टियोमाइलाइटिस पढ़ें। ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में देखा गया है, बच्चों में, जो कि एडल्ट्स चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा गया है बनस्पत एडल्ट्स के, क्योंकि उनमें स्पंजी बोन मौजूद होती है एंटीरियर वाल ऑफ द मैक्सिला में। अब ये इन्फेक्शन जो है वो डेंटल सैक में स्टार्ट होगा और फिर फैलता जाएगा मैक्सिला के अंदर, लेकिन लेस ऑफन ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, पेशेंट को एरिदमा होगा, स्वेलिंग होगी जो कि उसकी चीक पे मौजूद होगी, लोअर लिड का एडिमा हो जाएगा, परुलेंट नेजल डिस्चार्ज होगा और फीवर होगा। ठीक है, सब पेरिओस्टल जो एब्सेस है उसके बाद फिस्टुला बन सकते हैं इन द इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है मैक्सिला का और यहाँ पे फिस्टुला बन गया है इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन के अंदर। एल्वियोलस में भी बन सकते हैं फिस्टुला, या पैलेट में या फिर जायगोमा में। बोन की सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट यही है कि हमें लार्ज डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स देने होंगे, ड्रेनेज करनी होगी अगर कोई भी एब्सेस है, और सिक्वेस्ट्रा को रिमूव करना होगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस मैक्सिला का जो है हमारे टेम्पररी या परमानेंट टूथ बड्स को भी डैमेज कर सकता है, मैक्सिला की मेल डेवलपमेंट करवा सकता है, ओरो एंट्रल फिस्टुला बन सकते हैं, या परसिस्टेंटली ड्रेनिंग साइनस या इवन एपीफोरा हो सकता है। अब है ऑस्टियोमाइलाइटिस लेकिन फ्रंटल बोन का। इसकी फिगर देखें, इसमें फिगर में दिखाया गया यहाँ क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस का केस है जो कि फिस्टुला के साथ प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से पस बाहर निकल रहा है इन द फ्लोर ऑफ द साइनस। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा कॉमन एडल्ट्स में अब होता है फ्रंटल वाला। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि फ्रंटल साइनस जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता इन्फेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हमारी फ्रंटल बोन का हो रहा है, क्यों? क्योंकि अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से ऑफ द फ्रंटल साइनस, या तो अक्यूट इन्फेक्शन डायरेक्ट हुआ है थ्रू द वीनस स्प्रेड, डायरेक्ट हुआ है, या फिर वीनस स्प्रेड के थ्रू, तो वो आगे जाके ये
कॉम्प्लिकेशन करवा रहा है, ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा रहा है। तो ये किसी ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है या सर्जरी ऑफ द फ्रंटल साइनस के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। बस हमें नज़र आ रहा होगा बाहर की तरफ आ रहा है अंडर द पेरियोस्टियम एज अ सॉफ्ट डोई स्वेलिंग, जिसको हम पॉट्स पफी ट्यूमर कह रहे हैं। इस फिगर में देखिए हमने देखा पॉट्स पफी ट्यूमर जो कि पेरियोस्टियम के बिल्कुल नीचे है, इस तरह से अपीयर करेगा, या फिर इंटरनली जो है ये पस हमें एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस की तरह नजर आएगा। ट्रीटमेंट ये है कि हम लार्ज डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे, ड्रेन करेंगे एब्सेस को और ट्रेफिनेशन करेंगे फ्रंटल साइनस की, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थ्रू इट्स फ्लोर। कभी कभार हमें सिक्वेस्ट्रा को भी रिमूव करना होगा, नेक्रोटिक बोन को भी। कैसे? बाय रेजिंग द स्कैल्प फ्लैप थ्रू द कोरोनल इंसिजन। कोरोनल इंसिजन देखिए फ्लैप जो है स्कैल्प का, वो ही हमने रेज करना होता है। यहाँ पे देखिए केस है क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस का, जिसमें फिस्टुला और पकरिंग हो गई है स्किन की ऑफ द अपर लिड ऑन द राइट साइड, फिस्टुला वगैरह की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस। डिटेल में हमने सारी लोकल कॉम्प्लिकेशंस कर ली। अब ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं साइनोसाइटिस के बाद? ऑर्बिट और हमारे उसके जो कंटेंट है वो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है एथमोइड के साथ, फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस के साथ। लेकिन मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ज़्यादातर जब एथमोइड्स का इन्फेक्शन होता है उसके बाद होती हैं, और ये हमें पता है कि सेपरेट हुई हुई है ऑर्बिट के साथ सिर्फ एक पतली सी बोन की मदद से, जिसको हम लेमिना पेप्रिशिया कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे एथमोइड साइनसेस और ऑर्बिट के दरमियान एक पतली बोन है, लेमिना पेप्रिशिया। इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल करता है इस तरह के साइनसेस से या तो ओस्टियाइटिस के थ्रू या थ्रोम्बोफ्लेबेटिक प्रोसेस ऑफ द एथमोइडल वेन्स के थ्रू। ओस्टियाइटिस हमने कहा कि कॉम्पैक्ट बोन का इन्फेक्शन हो जाए उसके थ्रू, या थ्रोम्बोफ्लेबेटिक प्रोसेस के थ्रू ऑफ द एथमोइडल वेन, उनमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाए। अब ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? हमारी आईलिड्स का इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो जाए, तो ये ओनली रिएक्टरी होता है, इसमें कोई इरिदमा नहीं मिलता, ना ही हमें आईलिड्स की टेंडरनेस मिलती है। ठीक है, जो कि जिसमें मतलब टेंडरनेस होगी तो लिड एब्सेस होता है, तो ये इसमें नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी प्री जो सेप्टल स्पेस है वो इन्वॉल्व हो रही है, जो कि हमारे ऑर्बिटल सेप्टम के बिल्कुल इन फ्रंट पे लाई करती है, वो इन्वॉल्व हो रही है प्री सेप्टल स्पेस। आईबॉल की मूवमेंट और विजन बिल्कुल इसमें नॉर्मल होंगे। जनरली हमारा अपर लिड बस स्वॉलन होगा इन द फ्रंटल, लोअर लिड मैक्सिलरी वाला अगर साइनस इन्वॉल्व है तो उसमें लोअर लिड स्वॉलन होगा, और दोनों अपर एंड लोअर लिड एथमोइड साइनोसाइटिस में स्वॉलन होंगे। ठीक है, दूसरा है सब पेरियोस्टियल एब्सेस। पस अगर हमारी बोन के बाहर कलेक्ट हो लेकिन पेरियोस्टियम के नीचे, अंडर द आउटसाइड द बोन अंडर द पेरियोस्टियम, अंडर है तो हम उसको सब पेरियोस्टियल कह रहे हैं। सब पेरियोस्टियल एब्सेस जो है ना वो एथमोइड से बनता है, फ्रॉम द एथमोइड जो है ये बनाता है हमारी मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट और डिस्प्लेस कर देगा आईबॉल को फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरली। फ्रॉम द फ्रंटल साइनस एब्सेस जो है सिचुएटेड होता है जस्ट अबव एंड बिहाइंड द मीडियल कैंथस और डिस्प्लेस कर देगा उस केस में आई को डाउनवर्ड और लेटरली। मैक्सिलरी साइनस में है तो एब्सेस जो है वो बनाएगा फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट और डिस्प्लेस कर देगा आई बॉल को अपवर्ड और फॉरवर्ड। जाहिर सी बात है जिस तरह की पोजीशन है एब्सेस की उस तरह से फिर वो डिस्प्लेस हो रहा है। नंबर थर्ड कॉम्प्लिकेशन है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, जो मैंने पिक्चर भी दिखाई। जब पस जो है ना वो ब्रेक कर जाए पेरियोस्टियम से और फिर अपना रास्ता निकाल दे इनटू द ऑर्बिट के अंदर, तो वो फैल जाएगा हमारे ऑर्बिटल फैट के अंदर, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स में, वेसल्स में और नर्व्स में। तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स हैं कि हमें एडिमा मिलेगा आईलिड्स का, एक्सोफ्थेल्मोस होगी, कंजक्टिवा में कीमोसिस हो जाएगी यानी फ्लूइड की एक्सुडेशन हो जाएगी, और आईबॉल की मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। विजन भी अफेक्ट होता है, पार्शियल या टोटल लॉस हो सकता है जो कि परमानेंट भी हो सकता है। पेशेंट जो है उसको बहुत तेज़ बुखार होगा। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एक पोटेंशियली डेंजरस है क्योंकि इसमें मेनिंजाइटिस का रिस्क होता है और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का, बहुत खतरनाक कंडीशन है। नंबर 4 हमारे पास ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन होती है कि ऑर्बिटल एब्सेस बन जाए। इंट्रा ऑर्बिटल एब्सेस ज़्यादातर हमारे लेमिना पेप्रेशिया के अलोंग होंगी या फिर जो फ्लोर है हमारे फ्रंटल साइनस का। इसकी क्लिनिकल पिक्चर वैसी है जैसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की। इसकी डायग्नोसिस हम आसानी से सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर सकते हैं इस एब्सेस की। ठीक है, ट्रीटमेंट आईवी एंटीबायोटिक देंगे, एब्सेस को ड्रेन करेंगे साइनस की यानी एथमोइडेक्टोमी, या ट्रेफिनेशन कर सकते हैं फ्रंटल साइनस की। इसके अलावा होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम। तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो स्फीनोइड साइनस का अगर इन्फेक्शन है तो वो रेयरली जाके हमारी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को, स्ट्रक्चर्स को भी अफेक्ट कर सकता है स्फीनोइड का। तो सिम्टम्स जो है वो यही है कि डीप ऑर्बिटल पेन होगा, फ्रंटल हेडेक होंगे, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होती जाएगी क्रेनियल नर्व नंबर 6, 3 एंड 4 की, इन दैट ऑर्डर। और हमने पीछे डिस्कस किया कि ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम क्या होता है। अगर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम भी हो, साथ में ऑप्टिक नर्व भी इन्वॉल्व हो रही है और मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल, तो उसको हम सुपीरियर एपेक्स सिंड्रोम कहते हैं।
ठीक है। तो इस फिगर में देखिए 38.7 में यहाँ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस दिखाई गई हैं साइनोसाइटिस की। ये नॉर्मल है, ये लैमिना पेप्रिशिया है हमारा, ये ऑर्बिटल पेरिओस्टियम है, लेकिन यहाँ पे सब पेरिओस्टियल एब्सेस हो गया, पेरिओस्टियम के बिलो, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्बिटल बिल्कुल एब्सेस हो गया, जो मसल फैट्स वगैरह सब जगह पे फैल गया है, ऑर्बिटल एब्सेस। लोकल भी हो गई, ऑर्बिटल भी हमने कंप्लीट कर लिया सारा। अब आती है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस साइनोसाइटिस की, हमारे ब्रेन के अंदर, क्रेनियम के अंदर। तो फ्रंटल, एथमोइडल और स्फीनोइड साइनस हमें पता है बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा के साथ, और यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस करवा सकता है। एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। सबसे पहला टॉपिक कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की बात करें। क्यों होता है? जब हमारे पैरानेजल साइनसेस का इन्फेक्शन हो जाए, ज़्यादातर एथमोइड का और स्फीनोइड का। लेस कॉमनली हमारे जो फ्रंटल और ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस तरह के साइनस इन्फेक्शन में, वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द कैवर्नस साइनसेस भी करवा सकते हैं, जो कि हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन्स के थ्रू स्प्रेड करेगा। बाकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है वो इस टेबल में सारी गिवन है। इसमें देखिए सोर्सेज है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें डिजीज़ और रूट है। नोज़ और हमारा डेंजर एरिया ऑफ फेस हमें पता है, जो अपर लिप से लेके और नोज़ वाला सारा रीजन है। तो यहाँ पे डिजीज़ क्या होती है, फरंकल बन जाते हैं या सेप्टल एब्सेस हो जाए, तो ये फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू जो है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवाता है। अगर हमारे एथमोइड साइनस के अंदर या तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गई या एब्सेस हो गया, तो ऑफ्थैल्मिक वेन्स के थ्रू ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा देगा। स्फीनोइड साइनस में अगर साइनोसाइटिस हुआ है तो डायरेक्टली वो करवा देगा। फ्रंटल साइनस हमारा जो है उसमें साइनोसाइटिस भी हुआ है या ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन मैरो की इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्रंटल बोन, तो वो सुप्रा ऑर्बिटल वेन टू द ऑफ्थैल्मिक वेन के थ्रू, इस रूट के थ्रू जो है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवाएगा। अपर लिड की अगर बात करें, वहाँ एब्सेस बन गया है, तो एंगुलर जो वेन होती है ना, जो ड्रेन करेगी जाके ऑफ्थैल्मिक वेन में, तो CST होगा, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। फेरिंग्स में जो है हमारा अक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुई है या पेरिटोन्सिलर एब्सेस बन गया है, वो फेरिंजियल प्लेक्सस के थ्रू कैवर्नस साइनस सिंड्रोम करेगा। एयर में अगर पेरिओस्टियाइटिस हो गया है तो सुपीरियर इन्फीरियर जो पेट्रोसल साइनसेस हैं वो ड्रेन करेंगे और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि कौन से रूट के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन जो है, डिजीज़ जो है वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा रही है। वाल्वलेस नेचर है हमारी वेन्स की, जो कि हमारे कैवर्नस साइनस को कनेक्ट करती है और इजीली स्प्रेड कर रही है इन्फेक्शन को, वेन्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे ही कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है, आपने याद रखना है, अचानक से पेशेंट को सर्दी लगेगी, चिल्स होंगे, राइगर्स होंगे, पेशेंट अक्यूटली बीमार हुआ है, अक्यूटली इल। आईलिड्स बिल्कुल उसके स्वॉलन हो जाएंगी, कीमोसिस हो जाएगी और आईबॉल की बिल्कुल प्रोप्टोसिस हो जाएगी। क्रेनियल नर्व्स आपने याद रखनी है, 3, 4 और 6 जो हैं, जो कि हमारे साइनस के साथ रिलेटेड है, वो इन्वॉल्व होती हैं इंडिविजुअली और सब्सिक्वेंटली कॉज करवाएंगी टोटल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा, प्यूपल बिल्कुल डायलेट हो जाएगा, फिक्स्ड होगा, ऑप्टिक डिस्क उसकी कंजेशन शो करेगी और इडीमा शो करेगी और बिल्कुल डिम्यूनेशन हो जाएगी विजन की। सेंसेशन जो है ना, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन जो है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। CSF यूजुअली नॉर्मली होता है और इसमें कंडीशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा इसको ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस से। इसमें फिगर में देखिए 38.3 में यहाँ डिफरेंस है ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस का और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का। याद रखिएगा, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस जो है कॉमनली एथमोइड साइनसिस से होता है। कैवर्नस साइनस वाला हमने कहा नोज से, साइनसिस से, ऑर्बिट या फेरिंग्स से भी ये सारे हमने पढ़े, हो सकता है, ठीक है, रूट डिफरेंट है। ऑनसेट ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस स्लोली होता है, एडिमा पहले होगी आईलिड्स की, फिर इनर कैंथस की, फिर कीमोसिस होगा और फिर प्रोप्टोसिस होगा। लेकिन कैवर्नस साइनस अचानक से हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, चिल्स होते हैं, नियर साइज ऑफ टॉक्सीमिया, आईलिड्स का एडिमा होगा, कीमोसिस और प्रोप्टोसिस। क्रेनियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की बात करें, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस में कंकरेंटली विद कंप्लीट ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा, लेकिन कैवर्नस साइनस सिंड्रोम में इंडिविजुअली इन्वॉल्व होंगी हमारी क्रेनियल नर्व और सीक्वेंस भी होंगी, सीक्वेंशियली। लेटरलिटी की बात करें तो ऑफन एक आंख इन्वॉल्व होती है ऑर्बिटल में, कैवर्नस में दोनों ही आंखें इन्वॉल्व होंगी। अब कॉन्ट्रास्ट, इसके अलावा बात कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट इनहेंस CT स्कैन जो है या MRI, वो बहुत डायग्नोस्टिकली हेल्पफुल होता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के लिए, CT स्कैन और MRI। ट्रीटमेंट यही है कि हम IV एंटीबायोटिक्स देंगे और हमने फोकस ऑफ इन्फेक्शन पे अटेंशन देनी होगी। इन्फेक्टेड जो एथमोइड या स्फीनोइड साइनसेस है उनको ड्रेन करना है। ब्लड कल्चर भी हम ले सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीकोगुलेंट्स का जो रोल है वो इतना क्लियर नहीं है। नंबर 4 आता है हमारे पास डिसेंडिंग इन्फेक्शन, चौथी कैटेगरी है। ऑर्बिटल भी हो गए, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, इंट्राक्रेनियल भी हो गए। अब
डिसेंडिंग इन्फेक्शन। जो सुपरेटिव पस वाली साइनोसाइटिस है उसका जो डिस्चार्ज है वो कॉन्स्टेंटली बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है हमारे फेरिंग्स के अंदर, और वो एग्रेवेट कर सकता है ओटाइटिस मीडिया को, अक्यूट या क्रोनिक, फेरेंजाइटिस करवा सकता है, और टॉन्सिलाइटिस यानी हमारे लेटरल जो लिम्फोइड बैंड्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर पिलर्स के बिल्कुल पीछे हैं उनकी हाइपरट्रॉफी करवा देगा, तो उसको लेटरल फेरेंजाइटिस कहते हैं, और ये इंडिकेटिव होता है क्रोनिक साइनोसाइटिस में। इसके अलावा ये यूनिलेटरल और जो अफेक्ट कर सकता है साइड ऑफ द इन्वॉल्व साइनस को। क्रोनिक साइनोसाइटिस जो है वो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस भी करवा सकता है या ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस, जिनको क्रोनिक होती है ना साइनोसाइटिस उनको ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस हो सकती है या रिकरेंट बार बार टॉन्सिलाइटिस होगी। नंबर 3 परसिस्टेंट लेरिंजाइटिस हो सकती है, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। अब साइनोसाइटिस जो है वो रिकरेंट लेरिंजाइटिस के साथ भी एसोसिएटेड है, ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ, एस्थमा, लेकिन ये जो है एस्थमा ज़्यादातर नेसेसरीली साइनोसाइटिस की वजह से नहीं होता। लास्ट में कुछ फोकल इन्फेक्शन है। साइनस इन्फेक्शन का जो रोल है टू एक्ट एज अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन ये डाउटफुल है। कुछ कंडीशन जैसे पोलियार्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, फाइब्रोसाइटिस और कुछ स्किन की डिजीज़ेस जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर सकती हैं इन द एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द साइनसेस। हाउएवर साइनस इन्फेक्शन जो है वो अगर परसिस्ट करेगा इस तरह के केसेस में तो हम उसको ऑन मेरिट पे ही उसी के मेरिट पे ट्रीट करेंगे। यानी कुछ जो इस तरह की कंडीशन है ना, पोलियोआर्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, फाइब्रोसाइटिस, ये सर्टेन या स्किन डिजीजेस, ये जैसे ही हमने अगर साइनस के इन्फेक्शन को सही किया तो ये वाली डिजीजेस खुद ही सही हो जाती हैं। लेकिन हाँ अगर साइनस का इन्फेक्शन अगर मौजूद होगा तो उसको हमें उसी को ट्रीट करना होगा, ठीक है, उसके ऑन मेरिट पे। दैट्स इट। यहाँ पे भी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 38 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द साइनोसाइटिस। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह 39 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स ऑफ द नेजल कैविटी।